Hello everyone, my name is Dish Warkade, your biology teacher and welcome to the EduGrown। So students, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 12 का, जो कि है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो स्टूडेंट्स, अगर आप टर्म्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और देन उसके बाद फिर इत्मीनान से आप इस पूरे वीडियो को देखिए और अपना जो है रिवीजन कीजिए, और अगर नहीं पढ़ा है तो उसको सही तरीके से इसको स्टडी कर लीजिए। बट मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, है ना, तो आप एक काम कीजिए कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको नोट डाउन कर सको, है ना। तो मैं आपको वो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताते जाऊंगा, तो आप उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सिंगल वीडियो में इस चैप्टर को हम क्या कर देते हैं, दी एंड। तो चलिए देखिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे सिलेबस चैप्टर 4 का। तो चैप्टर 4 है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ा समझना है कि आखिरकार वो क्या चीज़ है। और उसके अलावा हमको देखना है यहाँ पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, STD। तो STD के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन बर्थ कंट्रोल की ज़रूरत क्यों है और कौन सी मेथड्स यहाँ पे यूज़ की जाती है बर्थ कंट्रोल करने के लिए। देन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच इज़ कॉल्ड MTP। तो MTP के बारे में भी यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके अलावा एमिनोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि IVF, ZIFT, GIFT, इन सभी टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पे नॉलेज देने वाले हैं। बट इस सिलेबस में देखिए यहाँ पे आपको एलिमेंट्री आइडिया जो है वो होना चाहिए, जो कि आपके जो एग्जामिनेशन में है उसमें पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक को हम एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि आखिरकार ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। सो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही तरीके से फंक्शन करने चाहिए, है ना, नॉर्मल तरीके से फंक्शन करने चाहिए। यहीं से टर्मोलॉजी जनरेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बट अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो WHO, जो कि बहुत ही जानी मानी संस्था है, विच इज़ WHO का मतलब होगा यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसका हेल्थ सेक्टर में। तो वहाँ पे उन्होंने एक डेफिनेशन दिया हुआ है हेल्थ के बारे में। तो उन्होंने बताया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्या होना चाहिए, सही होने चाहिए, वेलबींग होने चाहिए। जैसे कि फिजिकली वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, इमोशनली हेल्दी होना चाहिए, बिहेवियरली हेल्दी होना चाहिए, और सोशली, दैट मीन्स फिजिकल, इमोशनल, देन बिहेवियर और उसका सोशल, ये सभी 4 एस्पेक्ट्स जो हैं अगर वो बिल्कुल सही से फंक्शनेबल हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड हेल्थ। और यहाँ पे हम क्योंकि बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव की, तो दैट मीन्स कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेट करती हैं, जो एसोसिएट होती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एसोसिएटेड हैं, अगर हम वर्ल्ड के नज़रिए से देखें तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है एसोसिएटेड है, विच इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दैट मीन्स हमारे जो यहाँ पे हमारे कंट्रीज़ में कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। सो दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है ये, ठीक। तो ये ह्यूमन की पॉपुलेशन कंटिन्यूस बढ़ना, ये एसोसिएटेड है किससे, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। देन उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो लेक ऑफ अवेयरनेस एंड सेक्स एजुकेशन इन पीपल्स, लोगों में अवेयर नहीं है
सेक्स एजुकेशन के बारे में, देन उसमें अवेयरनेस नहीं होती कि आखिरकार जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी कितना ज़रूरी होता है। देन इसके अलावा बहुत से मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस हैं अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, एक बड़ा इशू यहाँ पे जनरेट होता है इसी से। देन इसके अलावा कॉमन अकरेंस ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, यहाँ पे देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, है ना। तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ नॉलेज नहीं है, हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं होता रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। सो ये एक बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं हमको हमारी सोसाइटीज़ में देखने को मिलती हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे एबॉर्शन, है ना। तो एबॉर्शन देखो यहाँ पे क्या होता है कि उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे इलीगल एबॉर्शन जो है वो एक सोसाइटी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम जो है हमको देखने में आती है। और इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं फीमेल फोर्टिसाइड्स, दैट मीन्स फीमेल जो बेबी होती है, जो फीटस होता है, उसको क्या करते हैं वहीं पे उसको किल कर दिया जाता है ना, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव सोच, है ना। तो वो चीज़ें जो है बड़ी प्रॉब्लम निकल के सामने आती है। देन इसके अलावा यहाँ पे सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड जो क्राइम है वो भी जो है इंक्रीज़ हो रहा है ना, वो भी हमको हमारी सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बेसिकली किस टाइप की प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेटजीज़ ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम की, दैट मीन्स कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमारी सोसाइटी में टेकल करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और अच्छा बनाना है, तो हमको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो है वो अपनानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो फर्स्ट ऐसी कंट्री में से एक है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सोचा। तो 1951 में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स जो हैं जो बेसिकली टारगेट करते थे किसको? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, वो स्टार्ट किए गए। तो यहाँ पे टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम एंड फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम 1951 कहाँ पे? 1951 से स्टार्ट किए गए। इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के डिफरेंट एम्स थे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पे कि क्या क्या थे। देखिए इसमें था कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, मेल एंड फीमेल में अवेयरनेस क्रिएट की जाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑडियो विजुअल टेक्निक का यूज़ किया गया, प्रिंट मीडिया का यूज़ करके, ठीक है। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ही एजेंसियां मिलके क्या कर पाए? अवेयरनेस फैला पाए। तो ये सभी प्रोग्राम जो थे इसके मतलब इस प्रोग्राम के पर्टिकुलर एम्स थे ये। देन इसके अलावा स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, है ना, यंग जनरेशन्स को, ताकि उनके जो माइंड में जो मिथ्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं सेक्स रिलेटेड, उन सभी को दूर किया जा सके। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। देखिए यहाँ पे जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है इसको हम एसटीडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये एसटीडी होते हैं। तो यहाँ पे जो एसटीडी हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी जाए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, एडोलेसेंस और सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो इसके बड़े एम है ये, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा इस प्रोग्राम से। देन इसके अलावा एजुकेट द फर्टाइल कपल्स, है ना, कपल्स को एजुकेशन दिया जाए वहाँ पे और मैरिजेबल एज में, ताकि वो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस का यूज़ कर सकें, है ना, पॉपुलेशन को इसको कंट्रोल करने में हमको हेल्प मिल सके। देन इसके अलावा प्रीनेटल एंड पोस्टनाटल केयर ऑफ मदर, जो मदर है उसकी केयरिंग किए जाए, है ना, कि जब क्या होता है, गर्भ में होता है, जब बेबी जो है बॉडी के अंदर, है ना, यूट्रस में डेवलप हो रहा हो, और देन उसके बाद जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद दोनों को क्या किया जा सके, दोनों को सही तरीके से केयर दी जा सके, उनके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना। देन इसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसकी इंपॉर्टेंस को लोगों तक बताना, ताकि ब्रेस्ट फीड जो है वो प्रॉपर तरीके से बच्चे को मिल पाए और बच्चा जो है उसका जो माइंड है वो सही तरीके से डेवलप हो पाए। तो ये सभी के सभी एजुकेशंस जो है एजुकेटेड जो पॉइंट्स हैं इनको कहाँ तक पहुँचाना, इनको लोगों तक पहुँचाना, ताकि वो क्या कर सकें, ताकि उनमें अवेयर हो और वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और ज़्यादा सही तरीके से समझ पाए, जान पाए। अवेयरनेस फैलाना ताकि जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कंट्रोल कर सकें, सेक्सुअल एब्यूज़ ना हो, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं वो भी कम हो। तो अवेयरनेस जो है
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो लोगों में नहीं होती है तो उस तक उनको उस पर्टिकुलर नॉलेज को पहुंचाना इसका काम है ना। तो ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स थे, उनके ये बेसिक एम्स हैं। देन उसके अलावा प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, देन मटेरियल सपोर्ट टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि बच्चे जो थे पहले क्या होता था, सही तरीके से उसको इलाज नहीं मिल पाता था, है ना। तो इस कारण से क्या होता था, वो पहले ही उनकी डेथ हो जाया करती थी। तो धीरे धीरे क्या किया हमने, मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाया, है ना, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, तो फिर वो भी जो है कम होते चलेगा। तो ये सभी करना भी इसी प्रोग्राम के अंदर में था। देन उसके अलावा यहाँ पे देखो, रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी बाय प्रमोटिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, इसको बोलते हैं ART जो है बेसिकली कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है। तो इन टेक्निक को भी डेवलप करना इसमें मेन वर्क है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि इसलिए लिए गए ताकि सोसाइटी में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर काम किया जा सके। सबसे पहला जो वर्क था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है ना, और वो है कि एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है ना, उसको बैन करना, है ना, उसको कानून के नज़रिए से उसको क्या करना, बैन करना, ताकि, और किस तरीके बैन करना, उसमें एक एनालिसिस होता है। एमनियोसेंटेसिस जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ये पता लगाया जा सकता है कि जो वॉर्म है उसके अंदर मेल बेबी डेवलप कर रहा है या फिर फीमेल बेबी डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, और जिससे क्या पता चल जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि जो फीटल है ना, जो फीटस जो डेवलप हो रहा है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू ये पता लगाया जाता है, और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस। तो इस पे क्या किया, उसको वैधानिक तरीके से बैन कर दिया गया, है ना, ताकि क्या नहीं कर सके, हम इसको डिस्क्रिमिनेट ना कर सकें, मेल और फीमेल का पता ना लगा सकें। नहीं तो क्या हुआ, इसके बहुत सारे मिसयूज़ होते हैं। बहुत से यहाँ पे जो कंजर्वेटिव सोच रहती है जिनकी, वो क्या करते हैं कि अगर पता लग जाता है कि यहाँ फीमेल है तो उसको क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया, इसको गवर्नमेंट ने बैन किया। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तेज़ी से चलाया गया, है ना। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दैट मीन्स वैक्सीनेशन, इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से चलाया गया ताकि बीमारियाँ जो है वो बहुत तेज़ी से ना फैलें। देन इसके अलावा क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेंटर्स लाइक इनफर्टिलिटी क्लिनिक फॉर डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम इनफर्टाइल डिसऑर्डर। अब यहाँ पे इनफर्टिलिटी एक प्रॉब्लम हुआ करती है ना। तो इनफर्टिलिटी को कवर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिसको यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग स्पेसिफिक सेंटर्स बनाए गए ताकि इनफर्टिलिटी को क्लिनिकल तरीके से क्या कर सकें, टैकल कर सकें, उसको ठीक कर सकें। इसके अलावा सेक्स रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, उनमें अवेयरनेस फैलाने वाले प्रोग्राम चलाए गए जाते हैं ताकि लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शंस ना बैठें और ज़्यादा मिथ्स ना बैठें। देन इंक्रीज़ द नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी एंड बेटर पोस्टनेटल केयर। अब यहाँ पे जो मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी, मतलब डिलीवरी जो होती थी पहले क्या होता था गाँव में, कि गाँव में ही हो जाया करता था, बट अब यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे सेंटर्स ओपन कर दिए गए जहाँ पे डिलीवरी हो सकती है। तो मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी जो होती है सबसे सेफेस्ट डिलीवरी में से एक है ना। तो वहाँ पे क्या किया गया कि फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई ताकि मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी की जा सके और मदर और बच्चे दोनों को ही सही तरीके से नरिशमेंट मिल सके और दिया जा सके। देन इसके अलावा इंक्रीज़ द नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज़। अब यहाँ पे ये हुआ कि जो सोसाइटी में सिंगल जो फैमिलीज़ हैं, है ना, उनको बढ़ावा दिया गया ताकि क्या हो सके, ताकि स्मॉल फैमिलीज़ जो हैं वो बन सकें। इसके अलावा अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी, जो एसटीडी दैट मीन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, उनको पहले से ही पता लगाने के लिए हमने प्रयास किए और पहले ही केयर करने के हमने इसमें प्रयास किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, कुछ स्टेप्स लिए जो कि सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं रीज़न ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारी जो नंबर्स हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे कुछ रीज़न्स है जिसके कारण जो ह्यूमन है, ये किसी कंट्रीज़ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चलो देखते हैं कुछ पॉइंट यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ट्रिमेंडस इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें तो ये इसलिए है क्योंकि डेथ रेट जो है वो कम हो गया है, जो लोग हैं वो उनकी लॉन्गेविटी और लाइफ स्पैन जो है वो तेज ज़्यादा हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई हैं, डिसीज़ जो है उस पर बहुत सारी ऐसी खतरनाक डिसीज़ेस हैं उन पर काबू पा चुके हैं हम, और इसके अलावा एग्रीकल्चर की टेक्निक जो है वो बहुत डेवलप हो रही है जिसके कारण प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आता है फूड का, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ गई है, प्रोटेक्शन जो है नेचुरल फैक्ट्रीज़ का है ना, उसको प्रोटेक्ट हम कर पा रहे हैं। देन इसके अलावा इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, एक साथ बहुत सारे लोग इस फेज़ में हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज़ में हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी बताती हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो क्यों आखिरकार हो रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम की, और वो बेसिकली है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो तो गया क्योंकि जो मैंने आपको रीज़न बताया उन सब चीज़ों के कारण, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमको देखने को पड़े, हमको सहन करना पड़ा ये सब चीज़ें, जैसे कि पुअर्टी है ना, किसी भी कंट्रीज़ में पुअर्टी जो है वो बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। देन फूड के स्टोरेज वो करना बंद हो रहा है क्योंकि लोग ज़्यादा खा रहे हैं, इतने सारे लोगों के लिए खाना ज़रूरी है। हाइजीनिक कंडीशन जो रहती हैं वो क्या हो रही हैं, मिसमैनेज हो रही हैं। देन एजुकेशन की एक बहुत बड़ी समस्या जो है हमको देखने को मिल रही है क्योंकि सभी को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण सभी को एजुकेशन उसी पर्टिकुलर क्वालिटी में देना बड़ा चैलेंजिंग वर्क है। देन उसके बाद रेसिडेंशियल प्रॉब्लम्स, यहाँ पर रहने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। देन उसके अलावा पॉल्यूशन, ज़्यादा लोग रहेंगे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाएंगे, एक बड़ी प्रॉब्लम समस्या समझ में आती है हमको। देन उसके बाद क्राइम, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे क्राइम भी आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत तेज़ी से हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हाउ टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पीपल शुड बी गिवन एजुकेटेड रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिलीज़ एंड फैमिली प्लानिंग मेथड। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है स्टूडेंट्स कि हम लोगों में ये अवेयरनेस फैला पाएँ, एजुकेशन फैला पाएँ छोटी फैमिली और जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में। देन इसके अलावा जो मैरिज की एज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए ताकि जो पॉपुलेशन है वो तुरंत यहाँ पे नहीं बढ़ेगी। द इंसेंटिव ऑफ दिस फैमिली हु अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग मेथड, ऐसे लोग जो फैमिली प्लानिंग मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं उनको क्या दिया जाए, उनको यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाए उस चीज़ का ताकि ये इसको बढ़ावा मिल सके। देन बर्थ कंट्रोल थ्रू वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, तो यहाँ पे वैसेक्टोमी जो कि मेल्स में होती है और ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल में होती है, इन दोनों टेक्निक के थ्रू भी बर्थ कंट्रोल में काबू पाया जा सकता है। देन इसके अलावा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम विद द स्लोगन हम दो हमारे दो। अब यहाँ पे देखो बहुत पुराना स्लोगन है ये, हम दो हमारे दो, जिसमें ये प्रमोट किया जाता है कि हमारी जो फैमिली है वो उसको स्मॉल रखा जाए ताकि आप जो है वो सही तरीके से हेल्दी तरीके से क्या कर सकें, सही ग्रो कर सकें, और इसके अलावा पॉपुलेशन में भी ज़्यादा भार ना पड़े। तो इस तरीके से कुछ स्लोगन्स हैं जिनका यूज़ करके अवेयरनेस फैलाया जाता है। अब आते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं बेसिकली बर्थ कंट्रोल करने के लिए, और एसटीडी, बहुत से ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ को भी रोकने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की अगर हम बात करते हैं तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजी अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल। दैट मीन्स कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजी अवेलेबल, आसानी से मिल जाए, कहीं ज़्यादा भाग दौड़ ना करने पड़े, इफेक्टिव हो, काम भी करे, है ना, ऐसा नहीं हो कि वो नॉन इफेक्टिव हो और जो है प्रेगनेंसी जो है वो बियर हो जाए। देन रिवर्सिबल, मतलब बार बार उसका यूज़ किया जा सके, ये पर्टिकुलर जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसमें होना चाहिए। इसके अलावा ये इसमें साइड इफ़ेक्ट जो है बहुत ही कम होने चाहिए, और जो सेक्सुअल ड्राइव है ना उसको, और ये सेक्सुअल ड्राइव या फिर आप डिज़ायर या सेक्सुअल एक्ट, इनको इंटरफेयर वो नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ये। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं बेसिकली एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड
मार्केट में अवेलेबल हैं, साइंटिस्टों ने दिए हैं ताकि उसको यूज़ कर सकें। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की यानी कि CM की, तो यहाँ पे कुछ टाइप हैं, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड, मतलब बर्थ कंट्रोल करने के लिए या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहला टेक्निक है यहाँ पे नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो इसमें कॉइटस इंटरप्ट्स और पीरियड एब्सटिनेंस, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है 2 मेथड होती हैं जो कि नेचुरली जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड मेथड है इसी में, वो है लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि नेचुरल तरीके से भी क्या किया जा सकता है, जो बर्थ कंट्रोल है उसको किया जा सकता है ना, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। तो उसके लिए यहाँ पे इन सभी मेथड्स को जो नेचुरल तरीके से किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रेडिशनल मेथड या फिर नेचुरल मेथड। सेकेंड टाइप है आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल में जो मेथड्स हैं उसमें बैरियर मेथड्स आते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कंडोम्स के बारे में, देन उसके बाद फिर डायफ्राम्स और जो सर्वाइकल कैप्स आते हैं वो भी आर्टिफिशियल मेथड में यूज़ होते हैं। देन उसके अलावा यहाँ पे इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस जिसको हम बोलते हैं IUTs, वो भी यहाँ पे डिस्कस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मेथड्स में यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, जो कि है हमारा केमिकल मेथड्स, है ना। तो केमिकल मेथड्स में सबसे पहला है यहाँ पे आपके स्पर्मिसाइड्स टैबलेट्स, जेलीज, पेस्ट और क्रीम। इसके अलावा यहाँ पे फिजियोलॉजिकल ओरल डिवाइसेस भी हैं। देन उसके अलावा इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स, ये केमिकल डिवाइसेस हैं या केमिकल मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्या हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो है कर सकते हैं। देन इसके बाद आते हैं यहाँ पे फोर्थ टेक्निक पे जिसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड। तो सर्जरी के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव किया जा सकता है। तो पहला मेथड है यहाँ पे मेल स्टेरिलाइजेशन, दैट मीन्स मेल बॉडी में हम क्या करते हैं, मेल बॉडी में हम सर्जरी करते हैं जिससे क्या हो पाए, जिससे कॉन्ट्रासेप्टिव हम इसको कर पाएँ। देन इसके अलावा फीमेल स्टेरिलाइजेशन, तो फीमेल बॉडी के अंदर ऐसी कुछ सर्जरीज होती हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पे किया जा सकता है। तो बेसिकली प्रेगनेंसी को क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करने के लिए ये मेथड्स यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड की, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या वो थोड़ा समझते हैं यहाँ पे कि दीज मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल रिदम ऑफ अ वुमेन एंड दीज इंक्लूड द फॉलोइंग मेथड। इसमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे कॉइटिस इंटरप्शन। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि कॉइटिस के समय पे पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाएगा, है ना। तो मेल पार्टनर क्या करेगा, यहाँ पे पेनिस को विड्रॉ कर लेगा और एजोकुलेशन जो रहेगा बेसिकली वो वेजाइना में नहीं होगा, है ना, और सीमन जो है वो बाहर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसके कारण वो जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ये जो मेथड है ये बहुत ही ओल्ड मेथड है ना, जो फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए यहाँ पे, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव ना हो पाए, इसके लिए ये सबसे ओल्ड मेथड और नेचुरल मेथड है। दूसरा यहाँ पे है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या किया जाता है कि एक टाइम पीरियड होता है ना, जैसे कि अ वीक बिफोर एंड अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज। जब भी मेंस्ट्रुअल फेज होता है जो कि तीन दिनों तक चलता है, तो मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फेज के 10 दिन पहले और इसके मतलब 10 दिन ही बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 वीक। मेंस्ट्रुअल फेज़ के 1 वीक पहले और मेंस्ट्रुअल फेज़ के 1 वीक बाद, ये जो पीरियड होता है बेसिकली इसमें हम मान के चल सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं होगी। तो यहाँ पे बेसिकली 80% चांसेस जो है इसको रिड्यूस किए जा सकते हैं, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी भी यहाँ होने के चांस सबसे कम रहेंगे। तो ये एक बहुत ही नेचुरल वे है ना, क्योंकि इस समय क्या नहीं होता, इस समय जो ओवा है वो पूरी तरीके से नहीं बनता है ना। ओवा जो रहेगा वो बेसिकली 14th डे में बनता है और फेलोपियन ट्यूब में जाता है, तो उससे पहले, है ना, और जिस समय पे मेंस्ट्रुअल चल रहा होता है उसके 10 दिन बाद, इनके बीच में क्या होता है कि बहुत ही सेफ रहता है यहाँ पे, और प्रेगनेंसी जो होती है वो जो है वो कंसीव नहीं होती। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पीरियड फ्रॉम 10 to 17 डेज़, है ना, तो मेंस्ट्रुअल के जो है 10 से 17 डेज़ के बीच में क्या होता है
ये बहुत ही डेंजर और रिस्क फर्टाइल पीरियड होता है। यहाँ पे अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी जो है वो हो सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ये पीरियड होता है। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स में आता है। अगला है लैक्टेशनल एमेनोरिया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट हैज़ बीन नोटिस दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन के बाद, है ना, जब पार्चुरेशन होता है दैट मीन्स डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद इंटेंस लैक्टेशन जो है बॉडी में प्रोड्यूस होता है। उस समय पे क्या होता है, उस समय पे ओव्यूलेशन जो है वो नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता भी है तो यहाँ पे जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो नहीं रहेंगे। तो ये 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन के 6 मंथ तक यहाँ पे यही पीरियड बना रहता है, जो कि एक नेचुरली देखा जाए तो नेचुरली क्या होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं होती है। चलिए, तो ये हैं सारे हमारे नेचुरल मेथड्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड या फिर जिसको हम बोलते हैं बैरियर मेथड की। अगर बैरियर मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहला मेथड्स है वो है कॉन्डोम्स। तो कॉन्डोम्स जो है बेसिकली रबर या फिर लेटेक्स के बने होते हैं और जो पीनस होता है उसको ये कवर करता है। तो कपलेशन के समय इसको यूज़ किया जाता है और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है निरोध। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्डोम्स होते हैं ये सेफली इंसर्ट होते हैं और ये प्राइवेसी देते हैं किसी भी यूज़र को। और इसके अलावा ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होता है उसको भी रोकने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एड्स, सिफिलिस। और इसके अलावा फीमेल कॉन्डोम्स भी अवेलेबल होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फेमीडोम्स। तो मेल कॉन्डोम्स जो होते हैं वो बेसिकली अवेलेबल होते ही हैं और इसके अलावा फीमेल कॉन्डोम्स भी होते हैं और उनको हम बोलते हैं क्या, फेमीडोम्स। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कॉन्डोम्स हैं वो एक बैरियर क्रिएट करते हैं ताकि जो सीमन है वो एंटर ना कर पाए फीमेल बॉडी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम्स होते हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है। एंड दीज आर द मैकेनिकल बैरियर विच इज़ मेड अप ऑफ रबर एंड फिटेड इन वेजाइना ऑफ फीमेल। तो फीमेल के वेजाइना में ये इसको सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम को इंसर्ट किया जाता है। और ये जो डायफ्राम या फिर सर्वाइकल कैप्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। कॉन्डोम्स जो होते हैं वो सिंगल यूज़ होते हैं, बट यहाँ पे जो डायफ्राम्स या फिर सर्वाइकल कैप्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, बार बार इनको यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट बैरियर मेथड की, विच इज़ कॉल्ड इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं IUDs। तो जो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होते हैं इनको डॉक्टर या एक्सपर्ट की हेल्प से या नर्स की हेल्प से क्या किया जाता है, वेजाइना के अंदर फिट किया जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे नॉन मीडिएटेड IUDs, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपर्स लूप। तो लिपर्स लूप जो है एक नॉन मीडिएटेड IUDs है। इसके अलावा यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग IUDs भी होते हैं जिसमें कॉपर की जो एक कॉइल है वो रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर टी। इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग IUDs भी होती हैं, जैसे कि वो हार्मोन्स रिलीज़ कौन सा करते हैं, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन करते हैं। एंड द मेक ऑफ यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। तो बेसिकली ये जो बनाए जाते हैं हार्मोन रिलीजिंग IUDs, ये क्या करते हैं कि इम्प्लांटेशन के लिए सही इन्वायरमेंट को नहीं बनने देते, जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो रहेगा प्रेगनेंसी वो कंसीव नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे IUDs क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे कि कॉपर आयन सप्रेस द मोटिलिटी। कॉपर आयन क्या करता है कि जो स्पर्म होता है उसकी मूवमेंट है उसको क्या करता है, कम कर देता है ना, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है कॉपर, इसलिए कॉपर का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, फैगोसाइटिक जो क्वालिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। फैगोसाइटिस दैट मीन्स वो क्या होते हैं, सेल जो है होती है उनकी डेथ हो जाती है फैगोसाइटोसिस के कारण। तो इसके कारण क्या होता है, इन पर्टिकुलर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है IUDs में भी। एंड IUDs जो है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए एंड हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेसिंग इन चिल्ड्रन। तो फीमेल्स के लिए बहुत ही सही तरीके से क्या कर सकते हैं, जो प्रेगनेंसी है उसको रोका जा सकता है इन पर्टिकुलर बैरियर मेथड्स के थ्रू। तो यहाँ पे IUDs जो हैं वो फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल मेथड का। अगर हम केमिकल मेथड्स की बात करें तो यहाँ पे
स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स, जेली, देन पेस्ट और क्रीम है जो कि यूज़ किए जाते हैं एज अ केमिकल, है ना। और ये वेजाइना में यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे क्वाइटल एक्टिविटी से पहले, सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले। यहाँ पे इन पर्टिकुलर क्रीम, जेली और पेस्ट को यूज़ किया जाएगा। ये क्या करते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं। एंड कॉमन स्पर्मिसाइड केमिकल्स यूज्ड आर लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड जिंक सल्फेट। ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं। जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। देन इसके बाद हम केमिकल मेथड में बात करेंगे यहाँ पे ओरल डिवाइसेस की, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ओरल डिवाइस। सो दैट आर हार्मोनल प्रिपरेशन, जो बेसिकली ये हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे पिल्स। तो पिल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल डोज होता है प्रोजेस्टेरॉन का और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का, है ना। ये टेबलेट के फॉर्म में मिलेंगे। ये पर्टिकुलर जो पिल्स हैं इनको 21 डे, दैट मीन्स कि पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 डे स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे जो पिल्स होते हैं वो डेली लिया जाता है 21 डेज तक। एंड आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज, इसके बाद 7 डेज़ का गैप दिया जाएगा। एंड इट हैज़ रिपीटेड, और उसके बाद वापस से रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है तो उस समय पे इसको नहीं लिया जाता, जबकि 21 डेज़ तक क्या किया जाता है, इन पिल्स को लिया जा सकता है। एंड इन द सेम पैटर्न एज लॉन्ग एज द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शंस। तो सिंपल है यहाँ पे, ये पिल्स जो होते हैं बेसिकली 21 डेज़ तक ले जाएंगे, 7 डेज़ का गैप ले लेंगे और फिर वापस इसको रिपीट किया जाता है। ये क्या करते हैं, इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन या ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है, दैट मीन्स ओवम का निकलना और जो एम्ब्रियो होता है वो अटैच होता है यूट्रस वॉल से, उन दोनों को ही क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और स्पर्म की एंट्री को भी क्या करता है, रोकता है। इसके अलावा पिल्स जो होते हैं इफ़ेक्टिव हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो है सहेली। सहेली बेसिकली CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। सहेली जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये एक नॉन स्टेरॉइडल केमिकल है ना। और इसको वीक में सिर्फ एक बार लिया जाता है। तो सहेली जो है, अगर पिल की बात करें तो 21 डेज़ तक लिया जाता है और 7 डेज़ का गैप देके फिर 21 डेज़ को वापस कंटिन्यू करा जाता है। बट सहेली का केस जो है, जो कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया है, उसको वीक में एक बार लिया जाता है और इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ड्रॉबैक भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि नोशिया, एब्डोमेन पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, देन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और ब्रेस्ट कैंसर। इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो केमिकल मेथड के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़े से और केमिकल मेथड के बारे में, जैसे कि इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल और इम्प्लांट जो रहते हैं, इनमें प्रोजेस्टेरॉन होता है और इसके अलावा एस्ट्रोजन के साथ कंबाइन करके भी इसको लगाया जाता है। इनको क्या किया जाता है कि स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो बॉडी में जो स्किन है, तो स्किन के अंदर इनको क्या कर दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाता है। और देयर मोड ऑफ एक्शन जो होता है इनका सिमिलर होता है पिल की तरह पे, है ना। और दीज आर ऑल्सो इफेक्टिव विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटिस का 72 आवर्स तक ये क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। एंड इट हैज़ बीन फाउंड टू वेरी इफेक्टिव एट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन और सर्जिकल मेथड, है ना। अब सर्जिकल मेथड के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी सर्जिकल मेथड या फिर स्टरलाइजेशन मेथड है जिसके थ्रू जो है कॉन्ट्रासेप्टिव का काम किया जा सकता है। ये जो मेथड्स होती हैं बेसिकली गैमेट को ब्लॉक कर देते हैं हम, है ना। गैमेट को ब्लॉक कर देते हैं ताकि गैमेट क्या नहीं कर पाए, ताकि गैमेट ट्रांसफ़र ना हो पाए एक जगह से दूसरी जगह। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल स्टरलाइजेशन की। तो मेल स्टरलाइजेशन जो होता है ये परमानेंट मेथड है। इसमें टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखो, जो मेल स्टरलाइजेशन होता है उसको एक परमानेंट मेथड भी होता है ना, टेम्परेरी मेथड्स भी होते हैं। तो परमानेंट मेथड की अगर बात करते हैं तो टेस्टिस को रिमूव करना एक परमानेंट मेथड है। अगर एक बार टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली तरीके से, तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद मेल गैमेट वहाँ बनेगा ही नहीं, और मेल गैमेट नहीं बनेगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा। तो इस केस में यहाँ पे जो है एक कंप्लीट परमानेंट बर्थ कंट्रोल यहाँ पे हो जाएगा। देन दूसरा एक और मेथड है कि इसमें वॉस डिफरेंस जो होता है उसको कट कर दिया जाता है।
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैसेक्टॉमी। क्या बोलते हैं? वैसेक्टॉमी। तो ये भी मेल स्टरलाइजेशन की प्रोसेस है, सर्जिकल मेथड है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो मेल गैमेट बन रहा होता है उसको आगे मूव नहीं किया जाता। इसके अलावा वॉस डिफरेंस इज एक्सपोज्ड एंड कट थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ स्पर्म के पास को यहाँ पे हम रोक देते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके बाद आते हैं फीमेल स्टरलाइजेशन। ये फीमेल स्टरलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ओवरी को रिमूव किया जाता है। तो ओवरी को रिमूव करने का मतलब होगा यहाँ पे ओरिकटॉमी। इसके अलावा यहाँ पे ट्यूबेक्टॉमी भी होती है, जिसमें फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे वैसेक्टॉमी में जो है वॉस डिफरेंस को कट किया जा रहा है, और फेलोपियन ट्यूब को कट करने की जो मेथड है, सर्जिकल मेथड, उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। जबकि ओवरी को रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो है ओरिकटॉमी। इसके अलावा ट्यूबल लाइगेशन इन्वॉल्व ब्लॉकिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लेप्रोस्कोप। यहाँ पे जो ट्यूबल लाइगेशन इन्वॉल्व ब्लॉकिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, है ना। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है क्या? लेप्रोस्कोप। तो लेप्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टरलाइजेशन मेथड्स हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एमटीपी, हमारा न्यू टॉपिक एमटीपी। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यहाँ पे एबॉर्शन जिसको कहा जाता है बेसिकली। अगर हम यहाँ पे देखें तो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म्स इज कॉल्ड एमटीपी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखो कि मेडिकल जो टर्मिनेशन होते हैं, प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करना, इसको इंड्यूस एबॉर्शन भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको एमटीपी बोला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? इंटेंशनली जो प्रेगनेंसी होती है उसको क्या करते हैं? टर्मिनेट कर देते हैं। सो 45 to 50 मिलियंस MTPs आर प्रिफर्ड इन अ ईयर। मतलब एक साल में लगभग 50 to 45 मिलियन MTPs जो हैं वो होती हैं। और MTP के कारण क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ती है। अगर ये MTP सपोज करो नहीं हो तो इतनी ही तादाद बढ़ जाएगी। बिकॉज ऑफ इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस, द सोशल इशू में मैनी कंट्रीज़ हैव नॉट लीगलाइज MTPs। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके एथिकल इश्यूज़, इमोशनल, रिलीजियस और सोशल इशू के कारण इनको क्या नहीं किया गया है, इसको यूज़ नहीं किया गया है ना, लीगलाइज इसको नहीं हुआ है। हमारी कंट्री में अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने लीगलाइज़ किया हुआ है। गवर्नमेंट ने 1971 में कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ इसको क्या कर दिया है? लीगलाइज़ कर दिया है। ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंजर्वेटिव सोच के कारण क्या होता है कि फीमेल फोर्टिसाइड जो है वो ज़्यादा हो गया है। फीमेल फोर्टिसाइड मतलब कि गर्भ में ही जो फीमेल फीटस होता है, फीमेल बॉडी जो डेवलप हो रही है, फीमेल बेबी जो डेवलप हो रही है, उसको क्या करते हैं? उसको किल कर देते हैं। तो इसके कारण क्या हो गया है कि MTPs को यहाँ पे बहुत ही जो स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई गई हैं और उसके बिहाफ पे क्या किया जाता है? MTPs किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार MTPs का क्या फ़ायदा है ना, क्योंकि इसके फ़ायदे नुकसान दोनों ही हैं। तो थोड़ा फ़ायदे देख लेते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला यहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होता है, किसी भी कैजुअल इंटरकोर्स के कारण या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल होने के कारण या रेप में, तो इनको अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए MTPs किया जाता है। देन अगला है यहाँ पे एसेंशियल इन केस कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड बी हार्मफुल टू द मदर और द फीटस और बोथ। यहाँ पे ऐसा केस जिसमें मदर या फिर जो बेबी है उसका, दैट मीन्स फीटस, उनका अगर क्या होता है, उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? MTPs किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर लगभग प्रेगनेंसी के 12 वीक, और सेकंड ट्राइमेस्टर, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बहुत ही सेफ़ होता है MTP, जबकि सेकंड ट्राइमेस्टर में ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। मतलब 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे MTPs आसान है, इजी है, सेफ़ है। बट अगर सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही रिस्की हो जाता है ना। चलो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो रिलेटेड है इससे, वो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली। अधिकतर जो MTPs होते हैं वो इलीगली परफॉर्म किए जाते हैं। इसका बहुत ही मिसयूज़ किया जाता है एमिनोसेंटेसिस का। एमिनोसेंटेसिस बेसिकली क्या होता है यहाँ पे? फीटल डेक्स सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट यहाँ पे करते हैं इम्यूनिटिक फ्लूइड के थ्रू।
जो बेबी होता है एम्यूनिटिक बेबी होता है अंदर डेवलप करता जाता है, तो वहाँ से जो फ्लूइड रहता है वहाँ पर उसको बोलते हैं एम्यूनिटिक फ्लूइड। उस फ्लूइड को निकाल के टेस्ट किया जा सकता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है ना। तो मेल और फीमेल का पता लग जाता है। तो क्या होता है कि सोसाइटी में यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं वो उसको कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो फीमेल को क्या करते हैं, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, जिसके कारण क्या होते हैं उनको किल भी कर देते हैं। तो इस तरीके से फीमेल फोर्टिसाइड इसको हम बोला जाता है। तो यहाँ पे इम्यूनोसेंटेसिस का यहाँ पे मिसयूज़ होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, एमटीपीज़ को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। देन इसके अलावा यहाँ पे एमटीपीज़ फॉर फीमेल चाइल्ड कॉज सेक्स इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। अगर फीमेल चाइल्ड को इसी तरीके से अगर क्या सोसाइटी से बाहर जाने देंगे, है ना, उसको किल करेंगे, तो क्या होगा, मेल और फीमेल का रेशो बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इम्यूनोसेंटेसिस की, जो मेथड है। सो द मेथड इज़, इट इज़ द पेरेंटल डायग्नोस्टिक मेथड डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग बेबी। डेवलपिंग बेबी का सेक्स पता करने के लिए ये जो टेक्निक होती है इम्यूनोसेंटेसिस होती है। एंड दिस मेथड हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एप्लीकेशन, एंड दिस मेथड इज़ लीगली बैन इन इंडिया। इंडिया में ये लीगल तौर पे बैन है। इसके कुछ पॉजिटिव एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इट हेल्प टू डिटेक्ट एनी जेनेटिकल कंट्रोल्ड कॉन्जाइटल डिसीज़। यहाँ पे जेनेटिकली जितनी डिसीज़ होती हैं उनका पता लगाया जा सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है फीटस का। बट अगर हम नेगेटिव एप्लीकेशन की बात करें तो पीपल यूज़ दिस मेथड फॉर फीमेल फोर्टिसाइड एंड विच कॉज सेक्स इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। नेगेटिव एप्लीकेशन यहाँ पे ये है कि फीमेल को किल करने के लिए यहाँ पे इसका इम्यूनोसेंटेसिस का यूज़ करते हैं, जिसके कारण सोसाइटी में मेल और फीमेल का जो रेशो है वो गड़बड़ा जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, जिसको हम बोलते हैं एसटीडीज़। तो एसटीडीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर डिसीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ऐसे डिसीज़ हम किसको बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ उनको बोलते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गोनोरिया, देन सिफिलिस, जेनिटाइल हर्पीज़, क्लेमाइडियोसिस, जेनिटाइल वार्ड्स, देन ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, HIV जो कि एड्स हो जाता है HIV के कारण। तो ये सभी जो डिसीज़ेज़ हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं। अगर हम हेपेटाइटिस बी और HIV की बात करते हैं तो ये इंजेक्शन या नीडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को शेयरिंग करने के कारण, ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड चढ़ाने के कारण, देन मदर को अगर HIV या फिर हेपेटाइटिस बी है तो वहाँ से फीटस को हो सकता है। तो 3 यहाँ वे हैं जिसके थ्रू हेपेटाइटिस बी और HIV जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को ऑलरेडी HIV या हेपेटाइटिस बी है तो उसका अगर इंजेक्शन यूज़ कर लिया किसी ने, है ना, एक ही इंजेक्शन 2 लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लड जो है उधर से उधर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों बीमारियाँ उस पर्सन को भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर किसी बीमार पर्सन जिसको ऑलरेडी HIV और हेपेटाइटिस बी है उसको अगर ब्लड दूसरे को दे दिया जाए तो उसको ये बीमारी हो जाएगी। देन मदर को अगर बीमार है तो फिर वो फीटस को हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये बीमारी जो होती है फैल सकती है। Except hepatitis B, genital herpes, HIV and other disease are completely curable if detected early and treated properly. हेपेटाइटिस बी, जेनेटाइल herpes और HIV को छोड़ के जो दूसरी डिसीज़ हैं उनको कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है अगर पहले से पता चल जाता है और प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ में अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हेपेटाइटिस बी और HIV हो जाता है तो क्या सिम्टम्स हमको देखने को पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, देन स्वेलिंग, जेनिटल रीजन के आसपास ये सभी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो ईचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइटली पेन होगा, स्वेलिंग होगी। अब्सेंस और इलनेस ऑफ अर्ली सिम्टम्स एंड द सोशल स्टिग्मा डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब होता क्या है कि सोशल स्टिग्मा बना हुआ है, लोगों में घबराहट है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते, जो कि एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्योंकि अगर किसी की बॉडी में कोई इशू है तो उसमें घबराने या फिर शर्माने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको बताना पड़ता है, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज़ हो सकता है, यहाँ पे एब्रॉप्शन, देन उसके बाद स्टिल ब्रीथ, देन ए
सेटोपिक प्रेगनेंसीज, देन इनफर्टिलिटी, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है हमको फेस करनी पड़ सकती है। एंड ऑल पर्सनस, कोई भी पर्सन हो उसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है, कोई भी पर्सन जो होता है उनको क्या हो सकता है, एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो सकती है। और ग्रुप जो है, एज ग्रुप अगर बात करें 15 से 24 ईयर्स के जो पर्सनस होते हैं उनमें ये ज़्यादा फैल सकता है क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं। देन उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन में बात करें तो एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। देन हमेशा कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए कॉइटिस के समय। एंड ऑलवेज इन केस ऑफ डाउट, अगर कभी भी कोई डाउट होता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके उनसे असिस्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ कॉल्ड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी आखिरकार किसको बोलते हैं? तो इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ मेल और फीमेल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। अगर कोई मेल या फीमेल जो है वो क्या नहीं कर सकता, चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसको क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। यहाँ पे अगर रीज़न की बात करें तो फिज़िकल, कॉग्निटल डिसीज़, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो मैं बात करेंगे ATR का। ATR बेसिकली क्या होगा? ATR दैट मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स दैट मीन्स कि अगर इनफर्टिलिटी है तो उसको क्योर करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसको हम ATR बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि IVF दैट मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। IVF दैट मीन्स इन विट्रो यानी सेल के बाहर, यानी कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाना, इसको इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोला जाता है। ये दो टाइप का हो सकता है, एक होता है GIFT दैट मीन्स जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, और IUT दैट मीन्स इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। दो तरीके से हो सकता है ये, दोनों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद है नेक्स्ट गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको हम बोलते हैं GIFT। इसके अलावा यहाँ पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको ICSI बोलते हैं। देन इसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स दैट मीन्स AI, और इसके अलावा सीरोलॉजी का तो सर्वोगेसी। तो सर्वोगेसी, तो ये कुछ यहाँ पर टेक्निक्स हैं जिसमें इनफर्टिलिटी को क्या किया जा सकता है, टेकल किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निक की, जिस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है थोड़ा समझते हैं। इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही बोलते हैं, दैट मीन्स बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करना और वहीं पे जायगोट बना देना। तो इस मेथड में क्या होता है कि वाइफ से ओवा निकाला जाता है ना, और मेल से स्पर्म निकाला जाता है, और दोनों को क्या किया जाता है, फ्यूज़ किया जाता है, और क्या बनाया जाता है, डायगोट। कहाँ पे? लेबोरेटरी में। तो मेल से स्पर्म ले लिया, फीमेल से ओवा ले लिया, और दोनों को टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, फर्टिलाइज़ कर दिया, तो क्या बन गया, जायगोट बन गया। तो जायगोट इसमें बना देते हैं। अब जायगोट बनाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और दो टाइप का हो सकता है ना। एम्ब्रियो जायगोट को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जायगोट को ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और इसके अलावा यहाँ पे अगर वो एम्ब्रियो बन गया है तो उसको यूटेरिन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अगर हम जायगोट की बात करते हैं तो जायगोट अगर है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे GIFT दैट मीन्स जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें जायगोट को या फिर अर्ली एम्ब्रो जो कि 8 ब्लास्टोमर का होता है, उसको क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र होगा। इसमें जो एम्ब्रियो होगा 8 से अगर ज़्यादा ब्लास्टोमर्स हैं तो उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, IUTs। So the embryo formed by the in vitro fertilization is also used for such transfer to assist those females who cannot conceive। जो कंसीव नहीं कर पाते, एसेस नहीं कर पाते, उनमें भी यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टेक्निक के, जिसको हम बोलते हैं GIFT दैट मीन्स गैमिट इंट्रा ट्रांसफ़र, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तो गैमिट किया जाएगा इसमें ना, गैमिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इस केस में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे ओवम, an ovum form a donor into fallopian tube of another female and who cannot produce ovum and but can provide the suitable environment for fertilization and development। अगर फीमेल बॉडी जो है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो एक डोनर से ओवम निकाल के फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दो, ट्रांसफ़र कर दो। तो ये केस भी हो सकता है।
है ना। लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए, जो यूट्रस है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके। नेक्स्ट टेक्निक है वो है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस केस में क्या किया जाता है, अ लेबोरेटरी प्रोड्यूस इन विच अ सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग, है ना। यहाँ पे क्या किया जाएगा कि डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाएगा एंड देन फर्टिलाइज एग इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस, और फिर फर्टिलाइज एग को क्या किया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा यूट्रस में। इस टाइप के टेक्निक को हम बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टेक्निक की, विच इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में हस्बैंड के स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और उसको वेजाइना या फिर यूट्रस में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। इस टेक्निक को यूज़फुल किया जाता है जब मेल पार्टनर जो रहता है वो इंसेमिनेशन नहीं कर पाता या फिर उसका स्पर्म काउंट जो है वो कम रहता है। इस केस में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सर्वोगेसी। तो सर्वोगेसी यहाँ पे सर्वोगेट किया जाता है, दैट मीन्स एक वुमेन जो है बियर अ चाइल्ड फॉर अ कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन बिकॉज इज वाइफ इज़ इनफर्टाइल और अनेबल टू कैरी। अगर किसी कोई वाइफ है, फीमेल है, उसका जो यूट्रस है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है तो क्या करते हैं, सर्वोगेट मदर लिया जाता है। इस केस में क्या किया जाता है, सर्वोगेट इज़ impregnated either through artificial insemination or through the implementation of an embryo produced by in vitro fertilization। सर्वोगेसी मदर में क्या किया जाता है कि अगर फीमेल जो है वो जो है उसका यूट्रस जो है वो कंसीव नहीं कर पाता बट ओवा अगर बना पाता है तो उसमें से ओवा निकालेंगे और मेल में से निकालेंगे स्पर्म, दोनों को फर्टिलाइज़ करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद फिर वहाँ पे दूसरी जो मदर है उसके यूट्रस में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। तो यूट्रस में ट्रांसफ़र करके इम्प्लांटेशन हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वो बर्थ जो है मतलब जो प्रेगनेंसी वो कंसीव करेगी और फिर बेबी जो है पूरी तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है मेथड्स हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं ART के साथ, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इट रिक्वायर हाई प्रिसीजन ऑफ हैंडलिंग, बहुत ही हाई प्रिसीजन चाहिए, बहुत ही प्रोफेशनल इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। देयर फॉर द फैसिलिटी आर अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स, इसलिए फैसिलिटी बहुत ही कम जगह पे होती है। ये इमोशनली, रिलीजियसली और सोशली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा लीगल एडॉप्शन जो है वो भी एक बेस्ट मेथड है कपल्स के लिए। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।